अस्सलामुअलैकुम और वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवर खावर और उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और सर्दियों के इस खूबसूरत मौसम का लुत्फ उठा रहे होंगे। सर्दियां न सिर्फ खुशबुओं और मज़ेदार खानों का मौसम है बल्कि ये वज़न कम करने का भी बेहतरीन वक्त है, क्योंकि बहुत से लोग ये समझते हैं कि सर्दियों में वज़न बढ़ जाता है, लेकिन हकीकत ये है कि सर्दियों का मौसम वज़न कम करने के लिए सबसे ज़्यादा मददगार साबित हो सकता है। इसकी वजह यह है कि इस मौसम में हमारा मेटाबॉलिज्म तेज़ हो जाता है और अगर हम अपनी खुराक और तर्ज ज़िंदगी को थोड़ा सा बेहतर कर लें, लाइफस्टाइल थोड़ा सा चेंज करें, तो हम आसानी से इजाफी वज़न को अलविदा कह सकते हैं। आज के शो में हम बात करेंगे कि कौन सी ग़िज़ाएँ सर्दियों में वज़न कम करने में मददगार हैं और कौन सी आदत ऐसी हैं जिनको हम अपना सकते हैं। हमारे साथ शो में मौजूद होंगी माहिर ग़िज़ाइयत डॉक्टर मरियम वक़ार, जो हमें बताएंगी कि सर्दियों में हम अपनी खुराक को कैसे बेहतर बना सकते हैं, वज़न कम करने का जो सफ़र है उसको किस तरह से आसान बनाया जा सकता है, क्योंकि ये जर्नी बहुत से लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल भी होती है। मरियम, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। अच्छा, सबसे पहले तो ये रीज़न कि सर्दियों में हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो तेज़ हो जाता है, हम वेट जल्दी रिड्यूस कर सकते हैं, इसकी एग्जैक्ट रीज़न क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपने बताया अभी कि हमारा विंटर्स में जो मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है, वो फास्ट इसलिए होता है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हमारा मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है, और जो बहुत हेल्पफुल होता है हमारे बॉडी में जो फैट है उसको बर्न करने के लिए। इससे जो है हम अपना जो एक्स्ट्रा बॉडी वेट है वो हम लूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी ये कि हमने अपना जो है डाइट मेनटेन रखनी है, अपना थोड़ा सा जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है उसको बैलेंस करना है, तो इस वजह से जो है हम अपनी ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरीज बर्न कर सकते हैं। लेकिन हमने तो हमेशा ये सुना है कि गर्मियों में वेट रिड्यूस होता है जब आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही होती है। वो एक टैगलाइन भी ना, फैट इज क्राइंग, तो फिर वो स्वेटिंग तब हो रही है, तो ये क्या लॉजिक है? गर्मियों में ये होता है कि हमने अब देखिए गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, भाग दौड़ लगी होती है, हमारी एक्सर्शन ज़्यादा होती है, स्वेटिंग आ रही होती है। सर्दियों में हम जितनी भी एक्सर्शन करने हम लोगों ने खुद को पैक रखा होता है, स्वेटिंग ज़्यादा नहीं हो रही होती, और सर्दी में लोग वैसे भी ज़रा कोशिश करते हैं बाहर ना निकले ज़्यादा। तो ये सबसे बड़ा जो ना एक पॉइंट है कि वो कोई भी जो है अपनी फिजिकल एक्टिविटी नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से आपका फैट बर्न होता ही नहीं है। और ये थोड़ी बहुत जो है इसमें रीजंस हैं कि लोग कहते हैं गर्मियों में ज़्यादा लूज़ हो जाता है, विंटर्स में वैसे वेट जो ओवरऑल लूज़ होता ही है, और उस तरह से होता है कि आप अपनी कैलोरीज बनते हैं, आप सर्दियों में कर लें गर्मियों में कर लें, वो तो होना ही है। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, तो कौन सी फिर ऐसी डाइट है जो स्पेसिफिकली सर्दियों में हमें कोई डाइट प्लान पे चेंज करना पड़ता है? उसमें ये है कि आप हाई रिच प्रोटीन जो है आप फूड ले सकते हैं। सब विंटर्स हैं, इसमें हमारे पास फिश बहुत अच्छी है, फिश बहुत ज़्यादा खाई जाती है, अगर आप उसको अच्छे तरीके से कंज्यूम करें। उसमें हाई रिच प्रोटीन के साथ साथ हमारे पास ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, जो आपकी ब्रेन हेल्थ के साथ साथ जो है आपकी हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा है, ओवरऑल आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। इसमें एग्स तो हैं ही, मीट भी है, इसके साथ आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, हाई फाइबर प्रोटीन डाइट है। इसमें ये होता है हाई फाइबर डाइट लेने से आपको भूख कम लगती है, भूख कम लगेगी, आपको ज़रा जो है आपका डाइजेशन प्रोसेस ज़रा स्लो हो जाता है, तो आप खाएंगे भी कम। उसके अलावा पानी आप अच्छे से अच्छा पिएं, अपना पानी का जो लेवल है उसको मेंटेन रखें, ताकि जो है हमें फीलिंग ऑफ फुलनेस रहे और भूख ज़्यादा ना लगे। ठीक है। अच्छा, जैसे आपने फिश के हवाले से बताया, लेकिन इट डिपेंड्स ऑल्सो कि किस फॉर्म में हम उसको पका रहे हैं। जैसे हम लोग तो अगर बाहर से खा रहे हैं या घर में भी खा रहे हैं, भून के उसको बना रहे हैं या फिर हम उसको बहुत ज़्यादा फ्राई करके खा रहे हैं, तो उसका फिर उतना फायदा हमें मिलता है? उतना नहीं मिलता, उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो फिर डीनेचर हो जाता है। उसको बहुत ज़्यादा फ्राई करें, डीप फ्राई जैसे हम लोग घरों में करते हैं या बाहर से हम लोग तली भी खाते हैं, तो इसलिए बेहतर है कि आप उसको स्टीम कर लें, आप उसको एयर फ्राई कर लें, आप उसका जो मछली का शोरबा बनता है, इसमें सालन बनते हैं, वो कंज्यूम करें, वो बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड्स ऑल्सो कि हम किस तरीके से भी चीज़ों को खा रहे हैं। लोगों को लगता है कि मैं फ्राई मछली भी खा रहा हूँ तो ये मेरी डाइट के जुमरे में आ रही, इसलिए मैंने ये सवाल पूछा है। अच्छा, सर्दियों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अब सर्दियों में सारी सौगातें, हमें ड्राई फ्रूट का रुझान, हालांकि वो तो हमें पूरा साल खाना चाहिए, बट हम स्पेसिफिकली उसको सर्दियों में खाते हैं कि ये बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। उसके साथ साथ तरह तरह के हलवे, जैसे हम अभी ऑफ द रिकॉर्ड भी बात कर रहे थे, गाजर का हलवा है, पेठे का हलवा है, तो सर्दियों में हमारी डाइट फिर बहुत ज़्यादा बढ़ भी जाती है, मंचिंग भी आपने कहा बढ़ जाती है। ये हलवे जब बढ़ जाते हैं तो वेट फिर कैसे कम होगा? हलवे बढ़ जाते हैं, उसमें ये कि मैं आपको बता रही थी कि आप जो है अपनी जो है कैलोरीज बर्न कर लेते हैं, आप जिम जाके वर्कआउट कर लेते हैं। हमारे जो घरों में नॉर्मली लोग हैं वो नहीं करते, जो बैठे रहते हैं रजाइयों में, हलवे खा रहे हैं, मंचिंग कर रहे हैं, और वो सोच रहे हैं कि बस सर्दियां हैं, बिल्कुल गर्म चीज़ है तो खा रहे हैं, तो हमें जो टकोर हो रही है काइंड ऑफ दिस थिंग। तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसके साथ आपको अगर आप खा भी रहे हैं तो हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा लें, और बाकी ये कि अपने साथ जो है अपनी वॉक लाजमी करें, कोई ना कोई जिम कर लें, एक्सरसाइज कर लें, फिजिकल एक्टिविटी जो भी आप कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें ऑब्वियसली लोगों को भी एतराज होता है, लोग कहते हैं, बहुत से लोगों को मैंने सुना कि ब्रिस्क वॉक अगर आप कर लें वो भी आपके लिए इनफ है। जो लोग नहीं जिम करना चाहते, जो लोग नहीं कोई स्पोर्ट्स खेलना चाहते, स्विमिंग करना चाहते, तो वो ब्रिस्क वॉक भी कर ले, उनके लिए वो भी इनफ है। ब्रिस्क वॉक करने से हमारी जो है हाउसवाइफ्स हैं, जो मदर्स हैं, वो घरों से बाहर नहीं निकल सकती, जिम नहीं कर सकती, वो 30 मिनट्स का अगर कार्डियो है आपके पास, ट्रेडमिल है, आप उस पर ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं। वो नहीं तो आप सिंपल 30 से 45 मिनट की वॉक कर लें, वो बहुत फिट है। अगर आप डिनर के 45 से 55 मिनट्स के बाद करते हैं
तो उससे ये कि जितनी भी आपका डाइजेशन प्रोसेस है वो भी कंप्लीट हो जाता है, और उसके बाद फिर आप वॉक के बाद जो है एक कप कहवा ले लें, ग्रीन टी ले लें, और उसके बाद फिर कुछ। अच्छा, मैं इसी तरफ आने लगा था, वॉक की जैसे से आपने बात की तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग के, मतलब अगर कुछ ज्यादा एक्टिविटी नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट वॉक कर सकते हैं। अच्छा, कावों की आपने बात की है, हम देखते हैं सब्ज चाय पीने का रुझान बढ़ जाता है, कावे बहुत ज्यादा शुरू हो जाते हैं, तो वो कितना इफेक्ट डालते हैं, या कौन सा कावा ऐसा बेहतर है जो अगर हम डे के शुरू में पी लें या हम शाम में भी पी लें तो हमारा डाइजेशन सिस्टम भी बेहतर करे, हमारा जो फैट है उसको भी कम करे? अच्छा, इसमें क्या है, हमारे पास मल्टीपल आते हैं। इसमें ग्रीन टी तो सबसे पहले ही है, विंटर्स में ग्रीन टी ले सकते हैं, ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं। उसमें एक हमारी सेम हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करता है, हमारा फैट बर्न करता है, मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है। इसमें अगर आप अपने दिन का आगाज़ करें तो गर्म पानी से करें। गर्म पानी में अगर आप 1 टेबलस्पून हनी ऐड कर लें या लेमन ऐड कर लें तो बहुत अच्छा आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, आपकी गट हेल्थ के लिए, और ओवरऑल आपका डे अच्छा गुजर जाता है उससे। एक स्टार्ट आपका अच्छा होना चाहिए, रेदर देन कि आप पाए खा रहे हैं सुबह सुबह नाश्ते में, हलवा पूरी खा रहे हैं सर्दियों में। बिल्कुल ठीक है, और ये तो फिर वीकेंड्स पे तो चलता ही है, आप वो भी बंद करवाना चाह रही हैं? नहीं, आप हफ्ते में 1 दिन खा सकते हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा, एक मैंने चाइनीज में मैंने एक चीज देखी थी, वो खाना खा रहे हैं दोपहर का तो उससे पहले भी वो एक कावा साथ सर्व करते हैं, बीच में भी पी रहे होते हैं, बाद में भी पी रहे होते हैं। हम कोई ऐसी रूटीन अपना सकते हैं? हम कावा मतलब खाने के बीच में पिया जा सकता है? बिल्कुल ले सकते हैं, खाने से पहले भी ले सकते हैं, बाद उससे ये होगा कि आपकी जो डाइजेशन है ना वो जल्दी अच्छी होगी, कैलोरीज आपकी बर्न होंगी। यदि हमारा जो स्लो प्रोसेस होता है डाइजेशन का, उसके बाद हम फिर ऊपर से कुछ और खा लेते हैं, मतलब हम पेट को सुकून नहीं देते ना, तो अगर हम कावा लेंगे तो वो फास्ट हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म तेज होगा, जिससे जो आपका कैलोरीज जो है जल्दी से जल्दी बर्न होगी। ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ पानी पीने का रुझान जरा फिर कम हो जाता है क्योंकि प्यास उस तरह से नहीं लगती है। उसके साथ साथ कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जिनमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा है, सिट्रस फ्रूट्स हैं हमारे पास, कीवी भी है, अनार भी है, मौसमी, माल्टा, किन्नू, बड़ी मतलब ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं। तो अगर पानी नहीं पी रहे हैं तो फ्रूट से हम उस कमी को पूरा कर सकते हैं या ये कॉन्सेप्ट गलत है? अच्छा, पानी में इस तरह से है कि जो सर्दियों में अमूमन तौर पर लोग पानी नहीं पीते तो बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, होंठ सूखना शुरू हो जाते हैं, ड्राइनेस आ जाती है बॉडी पे। इससे फिर ये होता है कि आप पानी कम पीते हैं, आपको भूख ज़्यादा लगती है। एक सबसे बड़ा पॉइंट ये भी है वेट गेन होने का, भूख ज़्यादा लगती है, खाना आप ज़्यादा खाते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट तो ये है बॉडी को हाइड्रेट रखें, एटलीस्ट 3 से 4 गिलास तो आप लाजमी पिए ना, 8 कहाँ आप सर्दी में नहीं पी सकते, तो 4 तो लाजमी पिए। फ्रूट्स उसके अलावा खाएं, फ्रूट जूस से ज़्यादा बेहतर है कि फ्रूट आप वैसे ही कंज्यूम करें, वो ज़्यादा बेहतर है। और अगर आपसे प्लेन वाटर नहीं पिया जाता तो आप जो है, हम लोग वैसे कहते होते हैं, आप टैंक पी लें, टैंक की फॉर्म में पी लें, बेशक बीच में चीनी मिक्स ना करें, सिर्फ टैंक डाल के पी लें, आपको ORS बन जाता है एक तरह से, डिटॉक्स वाटर ले लें, तो ये बहुत, पानी को कोई नहीं जो है नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी तरफ बहुत से ऐसे लोग हैं जो कीटो डाइट की तरफ चले जाते हैं या इंटरमिटेंट फास्टिंग की तरफ चले जाते हैं। कीटो डाइट कितनी सेफ है? मैंने उस पर काफ़ी पढ़ा भी कि वो तो बिल्कुल अनसेफ है। ये जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है, ये लोग पूछे बगैर कर रहे हैं डॉक्टर से, किसी भी न्यूट्रिशनिस्ट से, किसी से भी कंसल्ट किए बगैर। तो किसी से भी कंसल्टेशन के बगैर ये हम अपने साथ क्यों ये खतरा मोल ले रहे हैं? ये नहीं करना चाहिए। अब देखें, अब हमारे पास एक लास्ट केस आया क्लिनिक में, उसमें एक बच्चा है 20 साल का, उसने जो है खुद ही जो है फास्टिंग, इंटरमीडिएट फास्टिंग डाइट की, सारा दिन कुछ नहीं खाना, उसने एक विंडो बनाई हुई थी, पानी पी लिया, कबाब खा लिया, उसमें उसका वजन तो 15-20 किलो कम हो गया, लेकिन जो उसका वेट रिड्यूस है वो सारा जो है जाके स्टोर हो गया फैट उसके फैटी लीवर में, और फैटी लीवर स्टेज 2 पे चला गया। तो इस तरह के जो है हम लोगों को प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो कभी भी आप डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट की कंसल्टेंट के बगैर कोई भी डाइट खुद से फॉलो ना करें यूट्यूब से देख कर। और स्पेसिफिकली जो कीटो डाइट है ये कितनी डेंजरस है? बाद में फिर पानी भी आपको लगता है जब आप पानी भी पीते हैं? बिल्कुल, आप जो आपका वेट बाउंस बैक हो जाता है, आपके ऑर्गन्स इफेक्ट होते हैं, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। और कौन सी फिर ऐसी आम गलतियां हैं जो हम वजन कम करने के दौरान करते हैं जिनसे हमें बचना चाहिए? हाँ, सबसे पहले ये कि लोग कहते हैं डाइट के नाम पे सब कुछ खाना छोड़ दो, फाकी करना शुरू कर दो, वो कितनी स्पेस ले आते हैं अपने खाने में। इसलिए तो अब आप कुछ खा नहीं रहे लेकिन बॉडी से काम तो वही ले रहे हैं, बॉडी को नीड है ना खाने की। तो इसमें यह कि आप अपना बैलेंस रख के चलें, उसको खुराक की ज़रूरत है। अब गाड़ी है, इंजन है, उसमें पेट्रोल नहीं डलेगा तो कैसे चलतेगी। उसके अलावा जो है आप लोग जंक फूड को अगर बहुत ज़्यादा जो है ख़त्म नहीं कर सकते तो प्लीज़ कम कर दें। पानी अपना अच्छे से, दिन में एक और हफ्ते में एक दिन और एक दिन में एक मील। ठीक है, पूरा दिन अब आप चीट करेंगे तो पूरे हफ्ते की डाइट कहाँ गई? ठीक है। अच्छा, जो सबसे बड़ा हमारा प्रॉब्लम है वो ये है कि हम जो कुकिंग करते हैं वो ऑयल में, घी में बहुत ज़्यादा हम चीज़ों को भूनते हैं या डीप फ्राई करते हैं। सबसे बेटर ऑयल कौन सा है? सब किरोली है, सनफ्लावर है, ऑयल सब अच्छे हैं, लेकिन ये है कि उसमें आप बहुत ज़्यादा ऑयल ना ऐड करें, मुनासिब ऑयल ऐड करें। और जो सबसे अच्छा हार्ट पेशेंट के लिए वो ये होता है कि जब आपका खाना बन रहा होता है गरम गरम, आप उसको प्याली में निकालें और 1 चम्मच ऑलिव ऑयल, एक्स्ट्रा ऑलिव ऑयल जो है, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, वो आप ऐड कर लें उसमें, तो ये बहुत अच्छा है। इसमें अगर आप उसमें
कुक करते हैं ऑलिव ऑयल में तो फिर वो डीनेचर हो जाता है, फिर कोई फायदा नहीं है उसका। यानी कि ऑलिव ऑयल में फिर आपको उसको कुक नहीं करना चाहिए। कुक नहीं, उलिथाड़ लेना चाहिए, बिल्कुल डाल सकते हैं, उसका कोई नुकसान नहीं है, उसका बल्कि फायदा आपको। वो HDL आपका इंक्रीज करता है हार्ट का, हार्ट हेल्थ बेहतर करता है, जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल है बहुत। यस, ठीक हो गया। अच्छा, जिस तरह से दालचीनी है, शहद है, या हमारे किचन में कुछ ऐसी चीजें मौजूद हैं जिसका कावा हम बना के पी सकते हैं, कौन सा ऐसी बेस्ट 4-5 चीजें आप समझती हैं कि मिला के, क्योंकि कई लोगों को ग्रीन टी पर एतराज है कि पता नहीं उस टी बैग में क्या होगा, तो हमें ज्यादा बेहतर है कि हम अपने किचन से चीजें लें और हम उनको यूटिलाइज करें। आप जो है दालचीनी यूज कर सकते हैं, आप उसमें जीरा ऐड कर सकते हैं, अदरक का आधा से 2 टुकड़ा जो है वो आप ऐड कर सकते हैं। उसका डेली बेसिस आप भी ले सकते हैं, और छोटा सा लौंग का टुकड़ा आप ऐड करके इसको 2 कप पानी में रखें, बॉईल करते रहें जब तक वो एक नहीं हो जाता। एक होता है वो आप रात को लाजमी वॉक के बाद कंज्यूम कर लें, उससे जितना भी आपकी कैलोरीज हैं वो बर्न हो जाएंगी वॉक के बाद, तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा अगर आप वो ले सकते हैं। और ये सारे हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट कर रहे होते हैं, साथ-साथ मेटाबॉलिज्म फास्ट करते हैं, हमारा डाइजेशन सिस्टम बेहतर कर रहे होते हैं, जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, सबसे अच्छा जो मैदे का मसला रहता है मोस्टली लोगों को। ठीक है। अच्छा, सर्दियों में भूख बहुत ज्यादा लगती है, इस पर जैसे हमने शुरू में भी बात की कि फिर मंचिंग क्यों ज्यादा होती है, क्योंकि भूख ज्यादा लग रही होती है। अगर मूंगफली खाना शुरू हुए हैं तो फिर हाथ नहीं रुकता है। तो ड्राई फ्रूट भी एक हमें सिर्फ एक मिकदार में, बिल्कुल मिकदार में खाना चाहिए, मॉडरेशन में खाना चाहिए, बिल्कुल। तो इसकी क्या ज्यादा रीजन आप समझती हैं? सेकेंडली, और इस पर किस तरह से कंट्रोल किया जाए? भूख इसलिए लगती है, मैंने भी आपको बताया कि हम पानी नहीं पीते, हमें भूख ज्यादा लगती है, हम कहते हैं कुछ खाने के लिए, कुछ तली हुई चीज हो, मौसम अच्छा, कोई पकौड़े हो, समोसे हो, इस तरह की चीजें हों, इसकी वजह से हमें भूख ज्यादा लगती है, हमारा वेट भी गेन होता है। फिर हम लोग रात को सर्दी लग रही होती है, मूवी देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, गप लगा रहे हैं, तो हमें खाने को कुछ चाहिए, ड्राई फ्रूट रख के बैठ जाते हैं आगे, वो फिर हम खाते जाते मॉडरेशन ही अच्छा है ड्राई फ्रूट, लेकिन उसको मॉडरेशन में रख के खाना चाहिए, बिल्कुल। ठीक है। और इसके अलावा आप क्या समझती हैं, जैसे मैंने कहा कि सीजन आ जाता है, फिर जरा मीठे का ज्यादा, मिठाइयाँ भी हैं जिसमें हलवे भी हैं, उनमें मॉडरेशन कैसे हो? उनमें तो मॉडरेशन रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बस ये है कि अगर आप उसको हेल्दी वे में बना लें, ठीक है, अगर आपने कंज्यूम करने बहुत ज़्यादा घी में ना बनाएं, बहुत ज़्यादा शक्कर ना, उसमें जो चीनी ना डालें, बहुत ज़्यादा जो है आप उसमें वो जो खोया है वो ना डालें, थोड़ा बहुत बना के रखें, लेकिन उसमें भी आप 1 चम्मच ले लें, 2 चम्मच ले लें, सिर्फ अपने टेस्ट के लिए या दिल या दिमाग को सुकून देने के लिए। और सर्दियों में हमने देखा कि लेजीनेस बहुत ज़्यादा होती है, अगर हम कंबलों में बैठ गए हैं, फिर वहाँ से निकलने को दिल नहीं करता, एक्सरसाइज भी स्किप हो जाती है, जिम नहीं जाते हैं या वॉक करने के लिए भी नहीं जाते। वैसे भी अब इतनी ज्यादा स्मोक है बाहर, लोगों को एक और बहाना मिल गया कि नहीं, बाहर तो स्मोक है, हम वॉक भी नहीं कर सकते हैं। तो ये जो लेजीनेस है ये स्पेसिफिकली सर्दियों में ज्यादा बढ़ जाती है। सर्दियों में ज्यादा बढ़ जाती है, मौसम ठंडा होता है, इंसान पहले ही लेजी है, वो कहता है कोई बहाना चाहिए काम ना करने का। तो सर्दियों में ठंड होती है, बाहर निकला नहीं जाता, तो अगर जिनके पास ट्रेडमिल्स हैं, साइकिलिंग है, अच्छा है, घर में वो लाजमी 30 मिनट कर लें, 45 मिनट ब्रिस्क वॉक कर लें, सिंपल वॉक कर लें, नहीं तो अपने घर के सहन में कर लें, छत में कर लें, कमरे में ही कर लें, चहलकदमी कुछ तो करें, कुछ ना कुछ जरूर करें। कुछ ना कुछ जरूर करें। सोशल मीडिया पर आजकल बहुत ज्यादा ऐसी वीडियोस हैं वायरल हो जाती हैं कि जी ये कहवा आपने 3 दिन पीना है और लीवर आपका साफ हो गया है, आपका डाइजेशन सिस्टम ठीक हो गया है, आपकी कमर 38 से 32 पर आ गई है। ये क्या है? ये कौन सा कहवा है? ये कहवा इस तरह से है कि अब जो लोग व्यूज बढ़ाने वाला कहवा है, ये बिल्कुल वही है। कुछ तो इस तरह से जो सर्टिफाइड डॉक्टर्स नहीं है, जिनको नहीं पता, वो कुछ भी जो है यूट्यूब से उठाकर डाल देते हैं, हम लोग बहुत ज्यादा अडॉप्ट कर रहे हैं, यहाँ से कर रहे हैं, सब सोशल मीडिया देख के। और लेकिन वो ये कि वो बाद में आपको बैड इफेक्ट देता है, आपका ब्लड प्रेशर जो है इंक्रीज कर, आपको पता ही नहीं चलता, आपको बैठे बैठे आपको सर में दर्द भी नहीं हो रही, आप चेक करेंगे आपका 180-90 होगा ब्लड प्रेशर, और फिर एकदम से आपको जब स्ट्रोक होता है फिर पता चलता है। तो उसमें रीजन ये होती है कि हम लोगों ने कुछ चीजें इस तरह से अडॉप्ट कर ली होती हैं, यूट्यूब से देख के, कोई ना कोई डाइट ले ली, कोई ना कोई कहवा ले ली, कोई ना कोई चीज ऑर्डर, जैसे मेडिसिन हैं, कोई डिटॉक्स टैबलेट आई हैं, वो ऑर्डर कर ली, वो खाना शुरू कर देंगे, वजन कम। अब उसमें गलती क्या करते हैं, वो भी खा रहे हैं, खाने उतने ही खा रहे हैं, बिल्कुल, तो फिर ये जो है आपको डिजीजेस की तरफ लेके जाता है, बजाय इसके कि वेट। अच्छा, एक हम शायद ये भी गलती करते हैं कि हम फ्रूट्स भी पूरी मिकदार में ले रहे हैं, उसके साथ साथ जितने मल्टीविटामिन्स हैं वो भी ले रहे हैं, तो ये ओवरलोड कर देते हैं। ये जो ओवरडोज है ये कितनी खतरनाक है? किसी भी चीज का एक्सेस वो तो आपके लिए ठीक नहीं है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अब इतना ओवरलोड कर देते हैं कि अब ठीक है, जो हमारे पास फ्रूट्स में है मल्टीविटामिन वो तो ओरिजिनल नेचर है, वो ठीक है, लेकिन अब आप उसके साथ साथ आप इतने मल्टीविटामिन्स ले रहे हैं जो आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। अब वो आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं किडनी में जाकर किडनी स्टोन्स कर देंगे। इतने एक्सेस में आप टैबलेट्स ले रहे हैं, पानी उतना नहीं पी रहे, आप एक्सर्शन उतनी है नहीं, तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में स्टोर हो जाएगा, जो इन फ्यूचर जो है आपको जाके जो है कोई ना कोई प्रॉब्लम देगा। ठीक है, तो इसलिए बेहतर है कि आप अगर मेंटेन रख के चलें, अगर अपना फ्रूट अच्छा ले रहे हैं, अगर अपना वेजिटेबल अच्छा ले रहे हैं, तो एक आधा मल्टीविटामिन बहुत है, इनफ है।
इससे ज़्यादा नहीं आप ले सकते। अच्छा, और जिन लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम है, अगर वीकनेस है उन्हें, तो आप ये सजेस्ट करेंगे कि हम लोग अपने मिल्क शेक में जो ड्राई फ्रूट्स का पाउडर बना के उसको मिक्स करके हम पी सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इस तरह से है कि आप अपना स्नैक मील में सुबह 10 से 11 बजे या शाम को 4 से 5 बजे एक मिल्क शेक ले रहे हैं, उसमें आप जो है 5 से 6 बादाम डाल लें, कोई 2 वॉलनट्स डाल लें, काजू डाल लें, इसके साथ जो है आप एक बनाना या डेट ऐड कर लें तो बहुत अच्छा, आपकी मसल स्ट्रेंथनिंग के लिए बहुत अच्छा है, ब्रेन और हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, तो आप ये ले सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मरियम वकार साहिबा, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि तमाम तर जो बातें हमने की हैं, ये हमने डाइट प्लान आपसे शेयर किया है, एक्सरसाइज के हवाले से भी हमने बात की है कि एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सर्दी में हम देखते हैं हमारी जो खुराक है वो भी बढ़ जाती है, पानी का इस्तेमाल जो है वो हम कम कर देते हैं, वो बढ़ाने की ज़रूरत है। फ्रूट, सिट्रस, वो तमाम फ्रूट्स अवेलेबल हैं, अल्लाह ताला की ये नेमत है कि हमारे मुल्क में तमाम चीज़ें दस्तयाब हैं और अच्छे प्राइसेस में दस्तयाब हैं, तो उन चीज़ों का यूटिलाइज ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। तो आप अपनी डाइट को भी बैलेंस कर सकते हैं और आप अपनी बॉडी को भी शेप में लेकर आ सकते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाजरीन, चीन ने हमेशा टेक्नोलॉजी के मैदान में अपनी इनोवेशन से दुनिया को हैरत में डालने का सिलसिला जारी रखा है। हाल ही में हमने देखा कि चीनी रोबोटिक्स कंपनी रोबोट एरा ने एक नया संग मील अबूर करते हुए स्टार्ट-1 नामी दुनिया का तेज तरीन हाई पैडल रोबोट मुतारिफ करवाया है। यह न सिर्फ तकनीकी मैदान में एक बड़ी पेशरफ्त है, बल्कि रोबोटिक्स और मसनूई जहानत के मुस्तकबिल के लिए एक नई राह को भी मुतय्यन करता है। न्यू की स्क्रीन पर आप ये मनाजिर भी मुलाहिजा करें, इस रोबोट का आप देख सकते हैं। टेक्नोलॉजी की दुनिया में जहां रोबोट्स इंसानों के लिए रोज़मर्रा ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए बनाए जाते हैं, वहीं चीन का ये स्टार्ट-1 रोबोट एक मुख्तलिफ मकसद के साथ मंजर आम पर आया है। यह न सिर्फ दुनिया का तेज़ तरीन हाई पैडल रोबोट है, बल्कि मसनूई जहानत, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और हाई टॉर्क मोटर्स के इम्तजाज की एक शानदार मिसाल है। स्टार्ट-1 12.98 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार पर दौड़ने की सलाहियत भी रखता है, जो इसे दीगर तमाम हाई पैडल रोबोट से मुनफरिद बनाता है। इस रोबोट की तस्वीर और वीडियोस जिनमें यह सहरा में भी स्निकर्स पहने दौड़ रहा था, ये चीनी सोशल मीडिया पर वायरल हुई। एक दिलचस्प लम्हा था जिसने लोगों को पुरमज़ाह तबसरे करने पर उकसाया, लेकिन कुछ लोग फौरी तौर पर समझ गए कि ये एक इनकलाबी ईजाद है जिसका आने वाले वक्त में लोगों को पता चलेगा। स्टार्ट-1 की तख्लीक जदीद टेक्नोलॉजी का एक शाहकार है। इसमें नस्ब हाई टॉर्क मोटर्स रोबोट को हर किस्म की सतह पर, चाहे वो रेत है, घास है, बासानी उसे दौड़ने की इजाज़त देते हैं। मसनूई जहानत के एल्गोरिदम इसे नहायत मौसर अंदाज में चलने और दौड़ने के काबिल बनाते हैं, जैसा से आप हमारी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। इसमें हाई स्पीड सेंसर्स लगाए गए हैं, कम्युनिकेशन मॉड्यूल्स ऐड किए गए हैं जो इसे अपने माहौल का फौरी एनालिसिस करने की सलाहियत देते हैं, जो इसकी तेज़ रफ्तारी का एक अहम अंसर है। यानी ये अपने इर्द गिर्द की हालात को भी जांच रहा है, मौसम को भी देख रहा है कि किस तरह का है। दिलचस्प बात यह है कि इस रोबोट को पुराने फैशन के इंसानी जूते पहनाकर तैयार किया गया है, जो न सिर्फ इसकी जमालियात में दिलचस्पी पैदा करता है जिस तरह से इसको बनाया गया है, बल्कि इसे इसकी जो रफ्तार है वो इसे दूसरों से मुमताज़ भी कर रही है। 5.6 फुट ऊंचाई और 143 पाउंड वजन के साथ ये रोबोट 3.6 मीटर फी सेकंड की रफ्तार से दौड़ता है, जो इंसानी दौड़ने की रफ्तार के करीब है। चीन की इस इनोवेशन ने रोबोटिक्स के मैदान में एक नया चैप्टर खोला है। स्टार्ट-1 न सिर्फ इंजीनियरिंग का शाहकार है, बल्कि ये इस बात की याद दहानी भी है कि टेक्नोलॉजी का मकसद सिर्फ काम को आसान बनाना नहीं है, बल्कि हमें हैरान करना भी है और हमें मुस्तकबिल के करीब तर करना भी है। ये रोबोट जो मसनूई जहानत और मैकेनिकल टेक्नोलॉजी के इम्तजाज का नतीजा है, ये इस बात का सबूत है कि इंसान टेक्नोलॉजी की हदूद को नई बुलंदियों तक लेकर जा सकता है। स्टार्ट-1 सिर्फ रफ्तार में नहीं, बल्कि जहानत, इस्तादाद और लचक में भी अहम मकाम रखता है। यह न सिर्फ रोबोटिक्स के मैदान में एक संग मील है, बल्कि इंसान के तख्लीकी जहन की अजमत का मजहर भी है। और ये ईजाद ये जाहिर करती है कि मुस्तकबिल की दुनिया जहाँ रोबोट्स न सिर्फ हमारे साथ बल्कि हमारी तरह चलेंगे और दौड़ेंगे, ये अब ज़्यादा दूर नहीं है। चीन ने एक बार फिर से दुनिया को दिखा दिया है कि वो टेक्नोलॉजी की दुनिया में न सिर्फ मौजूद हैं बल्कि उसको लीड भी कर रहे हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। अब हम बात करेंगे एक ऐसे नौजवान खिलाड़ी की जो पाकिस्तान के स्क्वॉश के मैदान में शानदार कारनामे सर अंजाम दे रहा है और मुल्क के लिए बाइस फ़ख्र है। हम बात कर रहे हैं भावलपुर से ताल्लुक़ रखने वाले सुहेल अदनान की, जिन्होंने हाल ही में तीसरी जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप में बॉयज़ अंडर 13 का टाइटल जीता है। कराची में होने वाले इस शानदार मुकाबले में सुहेल अदनान ने पंजाब के खिलाड़ी मोहम्मद हसन को शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम किया।
उनकी ये जीत उनकी मेहनत, लगन और अज़्म का मजहर है, लेकिन ये कामयाबी उनका वाहिद कारनामा नहीं है। सोहेल अदनान ने इससे पहले भी इस्लामाबाद में होने वाली 31वीं एशियन जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप में भी अंडर 13 का टाइटल जीता और पाकिस्तान का नाम बैनुल-अक़वामी सतह पर रोशन किया। ताहम सोहेल अदनान जैसे नौजवान टैलेंट को अपनी मेहनत के साथ साथ हुकूमती सरपरस्ती और सहूलतों की भी अशद ज़रूरत है। वो न सिर्फ अपने खेल से पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, बल्कि हुकूमत की जानिब से हौसला अफजाई और मुआवनत के भी मुंतज़िर हैं। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सोहेल, उनसे हम इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे। सोहेल, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। ऑफ द रिकॉर्ड हमने बहुत सारी बातें की, मुझे बड़ा अच्छा लगा, तमाम चीज़ें आपसे सुन के मैं चाहूँगा हमारे नाज़रीन भी वो तमाम बातें सुने। सबसे पहले तो आपको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद हो इस कामयाबी पर। खैर मुबारक। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। अच्छा, किसके नाम ये कामयाबी आप करना चाहेंगे? क्योंकि जैसे आपने मुझे ब्रेक में भी बताया कि आपकी फैमिली जो है वो स्क्वॉश खेलती आ रही है, आपके दादा अबू भी खेलते रहे, आपके फादर भी, अब आप भी खेल रहे हैं, आपके भाई भी खेल रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है आपके बाद? मेरे बाद सबसे ज़्यादा मेरे फादर, मदर, जैसा शराज सलीम साहब, पंजाब स्क्वॉश, इन सारों का बड़ा स्ट्रगल है, क्योंकि कोचिज़ का मेरे काशी भट्ट साहब कोच हैं, ऐसी ट्रेनिंग मिलती है तो मैं आगे गया हूँ। ठीक है, और कब से खेल रहे हैं आप? मैं 7 साल की उम्र से। 7 साल की उम्र से। और अभी आप कितने साल के हो चुके हैं? 12, यानी कि 5 साल से आप खेल रहे हैं। जी। और कितने इवेंट्स अभी तक नेशनल या इंटरनेशनल मिला के टोटल आप जीत चुके हैं? मैं 10 नेशनल जीता हूँ और 2 इंटरनेशनल। माशाल्लाह। तो किस तरह से फिर मैनेज करते हैं अपनी रूटीन को, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल है, पढ़ाई भी कर रहे हैं, पढ़ाई फिर क्या साथ डिस्टर्ब नहीं हो रही? नहीं, वो सुबह टाइम पर स्कूल ज्वाइन करता हूँ, शाम के टाइम स्क्वॉश खेलता हूँ, ट्रेनिंग करता हूँ। सुबह के टाइम वरना स्कूल से पहले मैं ट्रेनिंग करता हूँ फिजिकल, फिर शाम के टाइम कोर ट्रेनिंग। अच्छा, ठीक है। तो बहावलपुर में ही प्रैक्टिस करते हैं या वहाँ पे कोई ऐसी प्रॉपर फैसिलिटीज़ आपको मिली हुई हैं? नहीं, भालपुर में फैसिलिटीज नहीं है। इधर आके भालपुर में मैं ट्रेनिंग करता हूँ, इधर आके गेम है, क्योंकि उधर आपको पता है छोटा शहर है, उधर प्लेयर नहीं है खेलने के लिए। ठीक है। ना कोच है ना प्लेयर है इतने, इधर सब कुछ है, आपको पता है, इधर लोअर है, बड़ा शहर है, तो इधर आके ट्रेनिंग करनी। तो कितनी बार फिर आपको आना पड़ता है, ट्रैवल करना पड़ता है? क्योंकि गेम में तो फिर इन रहना है, तो गेम तो फिर आपको खेलते रहना है कंटिन्यूसली। मैं महीना जैसे इधर रहता हूँ तो 10-15 दिन उधर, पढ़ाई भी तो है ना इधर। ठीक है, इसलिए महीना इधर तो 10 दिन उधर। तो अच्छे से मैनेज हो रहा है? जी। ठीक है। तो इंटरनेशनली कहाँ कहाँ पर आप गए, किस किस को आपने हराया? ये इस्लामाबाद में खेला हूँ, एशियन जूनियर चैंपियनशिप जो मैं विन किया, वही पाकिस्तान था जिसको विन किया, ज़ैफर शाहिद, उसका वो पाकिस्तान नंबर 2 है। ठीक है। और इंग्लैंड गया था पिछली बार, जो ब्रिटिश ओपन होती है, पूरी दुनिया से प्लेयर आते हैं, उसमें मैंने 5 पॉइंट किया था। अच्छा। दुनिया में 5 पोजीशन है पूरी। ज़बरदस्त, वेरी गुड। और ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन डेली फिर रूटीन को किस तरह से मैनेज कर रहे हैं? क्योंकि एक एथलीट को अपना डाइट प्लान भी फॉलो करना है, और इतनी छोटी सी एज में आप इस स्पोर्ट्स में हैं, बहुत अच्छी बात है। आपने मुझे बताया आपके भाई भी हैं इस खेल में, तो ये जो डाइट प्लान है उसको किस तरह से लेके चलते हैं? वो कौन डिज़ाइन करता है? वो हमारा फिजिकल कोच है, वो करता है। जैसे ट्रेनिंग का ही वो बताता है, वो कह रहा है सुबह टाइम जैसे बॉयल अंडे, ये ठीक है, आपको पता है डाइट प्लान, जैसे मिल्क शेक हो गया, दूध हो गया, ये खाने पड़ते हैं। फास्ट फूड से थोड़ा वो उन्होंने मना किया। तो ये तो बड़ा मुश्किल काम है बच्चों के लिए, क्योंकि अभी तो आप बच्चे ही हैं, दिल तो करता होगा फास्ट फूड खाने का भी, पर क्या करें, अब जीतना भी तो आगे फिर। हाँ, जीतना भी है, पाकिस्तान के लिए जीतना है। अच्छा, मुझे बताएं सोहेल, कितना एक्सपेंसिव खेल है ये बहुत, रैकेट बहुत महंगे हैं, शूज, बैग्स, ये गरीब बच्चों का खेल नहीं है, क्यों वो बेचारे कैसे रोटी खाएं के खेलें। बिल्कुल ठीक है। तो अगर जैसे आपने कहा रैकेट है, रैकेट ही कितने का है इसमें? 40,000। 40,000 का एक रैकेट। जी जी। और ऑब्वियसली आपके पास एक तो नहीं होगा, नहीं, ज्यादा होंगे, 3-4 हैं। 3-4 रैकेट हैं। तो ये तो आपने रैकेटों की प्राइस मुझे बता रहे हैं, तकरीबन 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए के रैकेट आपके पास हैं, यानी कि आपके पास अच्छे खासे पैसे हो तो फिर ही आप कर सकते हैं। सपोर्ट किसी इदारे की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से कोई मिलती है? नहीं, गवर्नमेंट तरफ से नहीं, ये पंजाब स्क्वॉश है, उन्होंने मुझे खेलने के लिए सब कुछ फ्री दिया। ठीक है, बाकी बाबा करते हैं जो भी है। और जब टूर्नामेंट जीते हैं तो वहाँ से कोई प्राइज मिलता है या कभी मिला है? जी, प्राइज होता है, कैश प्राइज होता है, ट्रॉफी होती है, ये ऐसे होता है। तो इस एज में जब वो कैश प्राइज मिलता है तो वो कैसा लगता है फिर? बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इतनी सी उम्र में आपको पता है जब फाइनल जीतो, मेहनत करो, पर आगे वो सारा निकल जाता है, क्योंकि डाइट प्लान सब कुछ, सारा कुछ ऑब्वियसली वो फिर आप री इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने ऊपर। वो फिर आगे मैं चीज़ें ले लेता हूँ, जैसे रैकेट ले लिया, जीता तो बॉल के डब्बे ले लिए, क्योंकि आगे वो ट्रेनिंग में ही काम आएगा। ट्रेनिंग में काम आएगा, ठीक है। अच्छा, सबसे बड़ा आपको चैलेंज क्या लगा इस 5 साल की जर्नी में? ऑब्वियसली एक एथलीट की लाइफ में प्रॉब्लम्स भी आती हैं,
कोई इंजरी भी कभी हो जाती है, पैसों की कभी कमी हो जाती है, कोई रैकेट पसंद आ गया, कोई शूज़ पसंद आ गए हैं, वो नहीं ले पाए हैं, किसी टूर्नामेंट में अगर हार गए हैं, कौन सा सबसे बड़ा चैलेंज था? सबसे बड़ा चैलेंज जब मैंने स्क्वाश स्टार्ट की थी ना, तो मैं फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, क्वार्टर फाइनल हार जा, मैं बड़ा रोता था। अच्छा। मैं कहता था यार मैं क्या, सारे जीत रहे, मैं हारूं। बाबा कहते थे यही चीज़ है, जो तू हार है ना, ये तेरी सबक है बहुत बड़ा। फिर आगे आके बाहर ने कहा मेहनत कर, तू ट्रेनिंग कर, तू सब कुछ कर। ठीक है। जो उनके भी 2 हाथ हैं, तेरे भी 2 हाथ हैं, एक ही चीज़ है। तो मैं ट्रेनिंग करता रहा, मैंने टारगेट बना लिया कि मैंने जीतना ही है। ठीक है। आप देखें आपके सामने फिर आगे बिल्कुल ऐसे ही है। तो बाबा ने फुल सपोर्ट किया, कभी डांटा भी हारने पे, या उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं है? बाबा बस कहते थे वीडियो बना अपने मैच की, आप अपनी मिस्टेक देखो, क्या करते हो, हार जीत नसीब का खेल है, पर आप खेल के हारो, यूं ना हारो कि बस मैं पहले हार गया। आप अगले प्लेयर को भी पता लगे कि ये प्लेयर है क्या, मुझे खेल के हारा है ये, अगले प्लेयर को पता लगे इसने मुझे नहीं छोड़ा आज। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, ये अच्छी स्पिरिट वो आपको दे रहे हैं और बड़े अच्छे तरीके से गाइड भी कर रहे हैं। अच्छा, कौन आइडियल रहा है आपका? अगर हम स्क्वाश की बात करें, पाकिस्तान में बड़े बड़े नाम रहे हैं, बड़े बड़े हमारे पाकिस्तान लीड करते रहे हैं, जो कि पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया अभी भी उनका नाम है। जैसे जहांगीर खान 555 मैच जीते हुए हैं लगातार, 9 चुका। शेर खान हो गए, ये गोगी सर हो गए, कमर जमान गोगी सर मेरे साथ खेलते हैं, मुझे ट्रेनिंग भी कराते हैं। वो टिप्स भी देते हैं कि आप इधर कमज़ोर हो, इधर खेलो, इधर। जैसे अब हमजा खान है, वो हमारा न्यू चैंपियन, वर्ल्ड जूनियर चैंपियन है। ऐसे ये आइडियल तो जहांगीर खान, जहांशेर खान, गोगी सर। तो क्या गोल क्या सेट किया हुआ आपने? क्योंकि जो उनकी विन स्ट्रीक है वो बहुत लंबी है, बड़े सालों तक उन्होंने उसको मेंटेन करके रखा, मतलब 400 मैचेस जीते हैं, 500 550 मैचेस जीते हैं। तो कोई गोल रखा हुआ है कि यार मैंने कोशिश करनी है कि इस रिकॉर्ड को कोई पाकिस्तानी ही तोड़े और ये रिकॉर्ड हमारे पास ही रहे? जैसा अब ये पाकिस्तान का एक हुकूमत चलती रही है स्क्वाश में, बिल्कुल, तो ये वो मुकाम हमारा चला गया। अब वो जैसे इजिप्शियनों के पास है एक किस्म का, वो खोया मकाम लाना दोबारा। ठीक है, एक किस्म का नाम हो पाकिस्तान। रीजन क्या आप देख रहे हैं? जैसे आपने मुझे कहा कि भावलपुर में फैसिलिटी आपके पास नहीं है, अगर वहां पर प्लेयर्स हैं तो ऑब्वियसली वहां पर एक कोर्ट अच्छा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का होना चाहिए। कोर्ट के वाले से भी मैं चाहूंगा आप हमारे नाज़रीन को भी थोड़ा सा बताइएगा, क्या स्पेसिफिकली जो कोर्ट वो बने होते हैं, फ्लोर उसमें कैसा होना चाहिए, उसकी जो वॉल्स होती हैं, क्या वो स्पेशल डिज़ाइन होता है? जैसा अब ये है इंटरनेशनल कोर्ट, अगर हमें खेलेंगे तो आगे हम, जैसा मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ, तो जैसा अब हमें इंटरनेशनल कोर्ट में खेलने की प्रैक्टिस होगी तो उधर जाके खेलेंगे। अगर हम ऐसे ही खेलते रहेंगे नेशनल कोर्टों में तो हमें इंटरनेशनल कोर्टों में मसला पड़ेगा, खेलने आइडिया नहीं होगा। ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ इंग्लैंड ब्रिटिश ओपन खेलने। अच्छा, जबरदस्त। आप सारे दुआ करें कि फाइनल जीतूं। इंशाल्लाह आप वो जीत कर आएंगे, हम आपको दोबारा अपने शो में बुलाएंगे, दोबारा आपसे गुफ्तगू करेंगे इस हवाले से। तो ये जो अब इंटरनेशनल टूर्स हैं ये किस तरह से हैं? ये स्पॉन्सर्ड हैं, खुद से कर रहे हैं, कैसे हो रही है ये? हर दफ़ा तो पाकिस्तान स्क्वाड फेडरेशन लेके जाती है, ठीक है, पर इस दफ़ा कोई मसला था तो उन्होंने क्या कि आप चले, हम अगर आप जीते तो हम आपका सारा खर्चा कर देंगे। अच्छा, यानी कि अभी आप अपने पे खुद पैसे लगाएं? हम पैसे नहीं लगा सकते, खुद लगाएं। अगर आप जीत आएंगे तो कुछ कंपनसेट कर लेंगे। अच्छा, ठीक है, ये वैसे बड़ी अजीब बात है क्योंकि अच्छा खासा खर्चा है वहाँ जाने का, वीज़ा प्रोसेस है, टिकट है, वहाँ पे ऑब्वियसली आपका स्टे है। किसी चीज़ में भी हेल्प अभी नहीं कर रहे? कोई होटल स्टे में हेल्प कर दें? अच्छा, ठीक है। अभी तो क्योंकि मैं इकट्ठे 2 टूर्नामेंट खेल रहा हूँ, एक स्कॉटिश जूनियर और एक ब्रिटिश जूनियर। अच्छा। स्कॉटिश जूनियर इतना वो नहीं है, ब्रिटिश जूनियर में बहुत प्लेयर आ रहे हैं, पूरी दुनिया से एक किस्म के प्लेयर आ रहे हैं। ठीक है, कम से कम 700-800 प्लेयर हैं और एक सीखने का भी मौका मिलता है। फिर तमाम प्लेयर्स को देखकर, उनकी गेम को देखकर, उनकी टेक्निक को भी देखकर काफ़ी चीज़ें जो है वो हमें सीखने को भी मिल जाती हैं। एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा गेन होता है बाहर जाके। ये आपको लगता है कि यहाँ पर रहकर एक्सपीरियंस उस तरह से नहीं है, उस तरह से वो चीज़ें नहीं है जो बाहर फिर हमें नज़र आती हैं? असल में हमारे सारे पाकिस्तान के प्लेयर इसलिए पीछे रह गए क्योंकि अभी आप जीतो एक मलेशियन प्लेयर को, आप उसको जीतो 3-0, आप फिर आगे पाकिस्तान, आप इधर ही खेलते रहो, वो पूरी दुनिया ही खेलेगा, पूरे मैच, सारे मैचेस, कोई भी इंटरनेशनल मैच नहीं छोड़ेंगे। अगली बार जब आपका उसका मैच आएगा आप 3-0 आ जाओ, क्यों? क्योंकि आपने कोई मैचेस खेले नहीं होंगे, उसको एक्सपीरियंस हो गया होगा खेल। जब आप खेलते रहोगे आपको पता होगा कि मैं ये हूँ, मैं इतना अच्छा खेलता हूँ। अगर आप नहीं खेलोगे तो क्या हो? यानी कि इंटरनेशनली खेलना फिर बहुत ज्यादा जरूरी है। जब उस प्लेटफॉर्म पर जा रहे हैं तो उस प्लेटफॉर्म के हिसाब से तैयारी नहीं करेंगे तो इसका मतलब फिर तो हम हार जाएंगे। इंटरनेशनल मैचों में फ़ायदा होता है क्योंकि आपको एक से पूरी दुनिया से एक से प्लेयर से खेलना पड़ता है। आपको हर प्लेयर का एक्सपीरियंस हो जाता है, इसको ऐसे खिलाना है, इसको ऐसे,
कोच आपका साथ होता है, वो भी आपको समझाता है कि ये आपकी मिस्टेक है। आपको फिर सबसे बड़े अगर आप हार जो ना, आपको बहुत बड़ा सबक मिल जाता है। ठीक है। और स्टडीज में किस तरह की आप स्टडी में ब्राइट स्टूडेंट हैं? जिस तरह से स्क्वॉश में तो बहुत ब्राइट हैं, तो स्टडीज कैसी चल रही हैं? स्टडी अच्छी चल रही है माशाल्लाह। अभी पेपर दिए हैं। ठीक है। 8 क्लास में पास हुए, 8 क्लास में आ गया जी। ठीक है। और जो भाई हैं आपके, बड़े और छोटे दोनों स्क्वॉश खेल रहे हैं आपके साथ? जी, मेरा बड़ा भाई अंडर 15 में मेरे टॉप 10 में खेल रहा है। अच्छा। छोटा भाई भी टॉप 10 में खेल रहा है। मेरी छोटी सिस्टर है, वो भी स्क्वॉश स्टार्ट कर रही है। माशाल्लाह। तो मतलब पूरी फैमिली ने सोचा है कि स्क्वॉश की तरफ ही जाना है और स्क्वॉश को आगे लेके जाना है किसी तरह। वही, मेरे चाचू भी इंटरनेशनल प्लेयर है। मेरे चाचू भी ब्रिटिश ओपन चैंपियन है। अच्छा, माशाल्लाह। मेरे चाचू भी सैटेलाइट जैसे होते हैं ना टूर्नामेंट, वो भी जीते हैं। मेरे चाचू भी बड़े अच्छे प्लेयर थे, पाकिस्तान खेले हुए हैं। ठीक है सोहेल, मैं देख रहा हूँ आपकी जो रूटीन है वो काफ़ी टफ है, जिसमें से आपको बार बार ट्रैवल करना पड़ता है, लाहौर भी आना पड़ता है, कैंप्स के लिए इस्लामाबाद भी जाना पड़ता है। कौन साथ मैनेज कर रहा है इतना कुछ? ये तमाम चीज़ें, आना जाना, ऑब्वियसली पैसे भी लग रहे हैं, किस तरह से सब मैनेज हो रहा है? बस ये सारा कुछ बाबा ही पैसे मैनेज करते हैं। अच्छा, तो कोई स्पॉन्सर, किसी ने अभी तो कोई ऐसी ऑफर नहीं किया है? क्योंकि आप अच्छे टाइटल्स जीत रहे हैं, पूरी फैमिली आपकी स्क्वॉश में है। होता है कि प्लेयर्स को कुछ कंपनीज हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं, वो स्पॉन्सर करना शुरू कर देती हैं। अभी ऐसा कुछ नहीं शुरू हुआ? अभी वो हो रहा है ब्राड से, वो उन्होंने कहा है कि आप जीतो तो अभी हम आपका खर्चा उठाएंगे इंग्लैंड के लिए। ठीक है। अभी उन्होंने करा भी है सब कुछ। ठीक है, हो रहा है सब। तो तैयारी कैसी है फिर? बाहर के इवेंट के लिए भरपूर तैयारी कर रहे हैं? जी, तैयारी तो फुल है। चलें, ठीक है। बहुत शुक्रिया। सोहेल अदनान, जूनियर स्क्वॉश चैंपियन, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। पाकिस्तान क्रिकेट के शायकीन के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है, जहां पाकिस्तान और भारत के दरमियान जारी डेडलॉक बिलाखिर खत्म हो गया है और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के इनेकाद के हवाले से मामला तय पा गए हैं। इत्तलात ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मौके पर कायम रहने के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने हाइब्रिड मॉडल पर रजामंदी जाहिर कर दी है। इस मुआहदे के तहत चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस पाकिस्तान के साथ साथ न्यूट्रल वेन्यूज पर भी खेले जाएंगे। हाइब्रिड मॉडल के जो अहम निकात हैं वो भी आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैचेस दुबई में होंगे। अगर भारत सेमीफाइनल या फाइनल तक पहुंचता है तो ये मैच न्यूट्रल वेन्यूज पर होंगे। बाकी तमाम मैचेस पाकिस्तान के 3 बड़े शहरों लाहौर, कराची और रावलपिंडी में ही होंगे। इसी तरह 2026 के T20 वर्ल्ड कप और दीगर इवेंट्स के लिए भी हाइब्रिड मॉडल का ही इम्कान है। यह कामयाबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से सख्त मौक़िफ़ अपनाने का नतीजा है, जिसने न सिर्फ भारत बल्कि ICC को भी मजबूर किया कि वो पाकिस्तान के मुतालबात को तस्लीम करे। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 एक तारीखी मौका होगा, क्योंकि तकरीबन 2 दहाइयों बाद पहला बड़ा ICC इवेंट होगा जो पाकिस्तान की सरजमीन पर खेला जाएगा। आखिरी बार चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में पाकिस्तान ने जीती थी और इस इवेंट में दिफाई चैंपियन के तौर पर शिरकत करना मुल्क के लिए एजाज़ की बात है। दूसरी तरफ हमने देखा कि जिम्बाब्वे के शहर बुलावायो में खेले गए तीसरे और आखिरी T20 मैच ने क्रिकेट शायकीन को एक सनसनीखेज मुकाबला फराहम किया, जहां मेजबान टीम ने पाकिस्तान को 2 विकेटों से शिकस्त दे दी। ताहम ग्रीन शर्ट्स ने इब्तदाई 2 मैचेस में कामयाबी हासिल करके 2-1 से सीरीज अपने नाम कर ली थी। पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया, मगर पाकिस्तानी बल्लेबाज एक बड़ा स्कोर तरतीब देने में नाकाम रहे। इसी तमाम सूरत पर हम बात करेंगे। स्पोर्ट्स एनालिस्ट ताबिश मीर ने हमें ज्वाइन किया है। ताबिश, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से आपका कमेंट चाहूँगा। पाकिस्तान की मेज़बानी में चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद को आप किस नज़र से देख रहे हैं? हाइब्रिड मॉडल पर जिस तरह से इत्तेफाक किया जा रहा है, पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तो एक कामयाबी है, या आपको लगता है ये ICC की ज़रूरत भी थी कि इसी तरह से इन तमाम चीज़ों को इम्प्लीमेंट करवाया जाए? सबसे पहले बहुत शुक्रिया अनवर खबर आपका कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में लब कुशल करने का मौका दिया। और दूसरा, इस बात पर मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट की या फिर मोहसिन रज़ा नकवी चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बयानिए की जीत नहीं हुई है। मैं समझता हूँ कि अगर वो दुबई से पाकिस्तान पहुंच चुके हैं तो उन्हें इस्तीफे के साथ पाकिस्तान आना चाहिए। अगर वो ज़र्फ के मालिक हैं, अगर उनमें शर्फ और ज़र्फ दोनों मौजूद है बराबर का, तो वो इस्तीफे के साथ हैं और वो इज्जत से अपना इस्तीफा दे दें, क्योंकि हम जानते हैं कि वो किस तरीके से चेयरमैन बने और वो सारा प्रोसेस, और इसके बाद उन्होंने जिस मिस हैंडलिंग अंदाज से इस मैटर को डील किया ICC चैंपियंस ट्रॉफी के मामले को। आपको और हमें इस बात को बताने में ज्यादा खुशी होती जब हम कहते हैं कि पाकिस्तान के मौक़िफ़ की जीत हुई और चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी पाकिस्तान कर रहा है, कोई हाइब्रिड मॉडल पर मामला नहीं जा रहा है। उन्होंने तो ये कहा था ना, मैं सर कटा लूंगा और हिंदुस्तान भी पाकिस्तान आएगा,
तो अब कहाँ है ठीक है, हिंदुस्तान तो ताबिश, इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली पर आपको क्या लगता है, क्या असर पड़ेगा पाकिस्तान में? जिस तरह से बाकी तमाम टीम्स तो खेलने आ रही है, लेकिन एक बार फिर से वही मामला हम खड़ा देख रहे हैं कि अगर हिंदुस्तान के साथ किसी भी आईसीसी के इवेंट में मैच होंगे तो वो न्यूट्रल वेन्यू पर ही होंगे। बिल्कुल, और मैं एक शेर जो है वो पढ़ना चाहूंगा, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा यूं अचानक नहीं होता। और ये पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से जो इस वक्त चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड थे, बड़े वसूख के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ, बड़े आबोताब के साथ वो कह रहे थे कि हिंदुस्तान को भी आईसीसी ने पाकिस्तान लाना है। तो अब सबसे पहले तो उन्हें पाकिस्तान पहुंचकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और बतानी चाहिए कि अंदर के क्या मिनट्स थे, क्या उनका बयान सुना गया, क्या उनका मौकिफ जो है वो सुना गया, जय शाह ने क्या उनके मौकिफ पर अपना क्या मौकिफ पेश किया। ये तमाम बातें तो बड़ी अहम है, क्योंकि इस वक्त जो बातें बात कर चुके थे मोहसिन नकवी साहब यहाँ से जाते हुए और फिर वो दुबई पहुंचने के बाद उनके बयानिए में जो अचानक से तब्दीली है कि दुनिया क्रिकेट की जीत होगी, हम चाहते हैं क्रिकेट की जीत हो, तो कल तक तो ये बातें वो नहीं कर रहे थे। यही सारी बातें रमीज राजा ने की, तो उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने उन्हें हटा दिया था और नजम अजीज सेठी को टास्क दिया था। और फिर जब नजम अजीज सेठी साहब नाकाम हो गए थे तो चौधरी मोहम्मद ज़का अशरफ साहब को जो है चेयरमैन आपने बनाया। लेकिन हमें लग रहा था कि मोहसिन स्पीड के नाम से जो शख्स पंजाब की निगरान हुकूमत का हिस्सा थे, बड़े पैमाने पर काम कर रहे थे, वो शायद उस स्पीड के साथ चीजों को करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन माजरत के साथ मेरी साबिक जितने भी चेयरमैन जिन्होंने उनसे गुफ्तगू हुई है अनवार, और उन्होंने इस मौके पर नकवी साहब को बड़े आड़े हाथों लिया है। खालिद महमूद साहब आपके भी प्रोग्राम्स में मौजूद होते हैं, उन्होंने जो है कहा कि ये नकवी साहब ने जो ड्रामा रचा है, ड्रामा ये बिल्कुल ड्रामा है। अगर वसूख के साथ उन्हें चीजें करनी थी, अगर दलाइल के साथ उन्हें चीजें करनी थी, अगर वो बड़े इंटरेस्टेड थे इन चीजों को करने में, तो वो बहुत पहले ये चीजें करते। उन्होंने आते ही एक बयान दे दिया और फिर हाथ पर हाथ रख के बैठ गए। इस तरह चीजें होती नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको ताबिश, आपको किस तरह से लग रहा है जो हाइब्रिड मॉडल है ये लंबे अरसे तक चलेगा, काबिल अमल रहेगा, या फिर एक टेम्परेरी हल ही है? पाकिस्तान को इस इवेंट की जो मेजबानी मिली है सिर्फ इसको गुजारने के लिए ये हल इस वक्त है, बाद में शायद फिर से हिंदुस्तान उसी जिद पर अड़ जाए कि नहीं पाकिस्तान टीम हमारे यहाँ ही आएगी। एक ये भी बात बतानी होगी चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, अगर वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और हमारे अगर साफी माजरत के साथ दिलेरो, क्योंकि एक ताबिश मीर ही है जिसके शायद 4 से 5 बार जो एग्रीडेशन भी पीसीबी की कैंसिल हुई, मुझे धमकियां आमिश कॉल्स आने लगी, बड़े मामला मेरे साथ ये हुए कराची में, सब जानते हैं। तो मैंने जब से तनकीद शुरू की नकवी साहब पर, और आपको याद है आपका पहला प्रोग्राम था जिस पर मैंने बात की थी कि नकवी साहब जो है चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर देखना बैकफुट पर चले जाएंगे, और यही हुआ। मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान की क्रिकेट को अगर बेहतर करना है तो हमें जो है बिल्कुल आगे आकर लड़ना पड़ेगा अपनी क्रिकेट के लिए, हमें हासिल करनी होगी। और वो क्रिकेट ऐसी हासिल होगी कि अगर आईसीसी हमें नहीं चाहता है इंटरनेशनल वेन्यू पर हमारे होस्टिंग राइट्स जो है वो नहीं देना, तो फिर हम उस इवेंट से दस्तबरदार होते हैं। हमें ये बड़ा स्टेप लेना पड़ेगा और हमें लेना चाहिए था। नकवी साहब कह रहे थे हम दस्तबरदार होंगे, तो हमने कहा ठीक है, अगर दस्तबरदार होते हैं तो ठीक बात है, बहुत बड़ा एक बयान है और हम कौम इसके पीछे। आप समझे अगर फाइनल हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान हो रहा हो और वो दुबई में हो रहा हो, तो पाकिस्तान की क्राउड जो कराची की है, पिंडी की है, लाहौर की है, लाहौर की क्राउड एहलिया ने लाहौर जो है वो देखना चाहते थे ये मुकाबला, लेकिन ये मुकाबला जो है दुबई में होगा। तो ये तो हमारे साथ सरासर नाइंसाफी है, और ये नाइंसाफी कौन कर रहा है? ये हमारे अपनों ने की है। मोहसिन नकवी साहब ने पता नहीं किन मुआहिदों के तहत मामलात को तय कर लिया, कब में क्या ऐसी बातें हैं जो बातें तय हुई जिसके फायदे या फिर फवायद जो हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मुस्तकबिल में मिलेंगे। लेकिन ताबिश, आप नहीं समझते कि जो पहला स्टेप है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से, पहला स्टेप इस तरह का एक्सपेक्टेड था कि एटलीस्ट हमने ये तो किया कि भाई अगर आप नहीं आ रहे तो फिर हम भी नहीं आएंगे। यहां तक तो परेशानी दी, आईसीसी को भी दी, बीसीसीआई को भी दी। नहीं, आप नहीं आ रहे तो हम नहीं आएंगे से क्या मुराद है? आगे क्या इन्होंने ये ब्लैक एंड व्हाइट में लिख लिया है अनवार। माजी में भी हम तो बहुत बार कह चुके हैं, 2014 में हमने कहा था कि अगर आप नहीं आ रहे तो फिर हम जा रहे हैं आईसीसी की इंटरनेशनल क्रिकेट कोर्ट के अंदर, और वहां जाने के बाद कुछ नहीं हुआ पाकिस्तान के लिए। बिग 3 का मामला हो तब पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं हुआ, तो इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं ना। मैं यही बता रहा हूं आपको कि यूएसए गए तो वहां सेल्फियां लेने चले गए, आयरलैंड गए वहां सेल्फियां ली, इंग्लैंड की टीम आई उनके साथ सेल्फियां ले ली नकवी साहब ने, ऑस्ट्रेलिया की टीम के साथ
मिलना था वो मिले नहीं, जुनूबी अफ्रीका की टीम के ऑफिशियल्स के साथ मिले नहीं, न्यूजीलैंड की टीम आई तो भी सेल्फियां लेने चले गए। इस शख्स को तस्वीरें खिंचवाने का बड़ा शौक है बिला फिजूल, और इसको जो काम के लिए रखा गया वो इसने आज तक किया नहीं। आप मुझे बताएं ना, क्रिकेट में क्या चीज बेहतर की है नकवी साहब ने? हम बदतरीन शिकस्त हुई यूएसए से, इसके बाद वो उससे पहले ठीक है, लास्ट ताबिश एक कमेंट में सिर्फ आपसे चाहूंगा, चैंपियंस ट्रॉफी के बाद अब पाकिस्तान को दीगर जब आईसीसी इवेंट्स मिलेंगे तब भी यही सब चलेगा, भारत की हठधर्मी तो तब भी बरकरार रहेगी? थोड़ा शॉर्ट आंसर दीजिएगा, वक्त की कमी है। जी मैं यही कह रहा हूं जनाब कि जिस तरह से नकवी साहब जो सर झुका कर आ रहे हैं ना, इसी तरह से हमारे खिलाड़ी भी सर झुकाकर भारत जा रहे होंगे और भारतीय टीम सर उठाकर न्यूट्रल वेन्यू पर खेल रही होगी। ये आज हमारे लिए इंतहाई ज्यादा शर्मनाक दिन है। पाकिस्तान की तारीख की क्रिकेट की जीत नहीं हुई है। नकवी साहब ने पता नहीं क्या डील कर दी, उन्हें आके कौम को बताना होगा कि क्या डील हुई है कब में। ठीक है, बहुत शुक्रिया स्पोर्ट्स एनालिस्ट ताबिश मीर हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन, मुख्तलिफ मज़ाहिब और अकायद के दरमियान बाहमी एहतराम और हम आहंगी आज के दौर की एक अहम ज़रूरत बन चुकी है। दुनिया में मुख्तलिफ सकाफ़तों और अकायद के हामिल अफराद एक दूसरे के करीब आते जा रहे हैं और ऐसे में ज़रूरी है कि हम एक दूसरे के अकायद का एहतराम करें ताकि किसी भी किस्म की गलत फहमी और तनाज़ात से बचा जा सके। इस्लामी तालीमात भी हमें इंसानियत के एहतराम और आपस में भाईचारे की तालीम देती हैं। ख़ास तौर पर गज़ा के हालात में भी हमें यह अहम सबक मिलता है कि मुसलमानों के बरक्स मुख्तलिफ ममालिक और मज़ाहिब और कम्यूनिटीज़ के लोग गज़ा के मुसलमानों के हक़ में सरापा एहतजाज हैं। गज़ा में मुसलमानों की मुश्किलात में दुनिया भर के मुसलमान अपना किरदार अदा करने में बहुत अहमियत रखते हैं। मौजूदा दौर में मुसलमानों का किरदार आलमी सतह पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर पर जब बात इंसानी हुकूक और इस्लामी अखुवत की हो। मुसलमानों को चाहिए कि वो अपनी मजहबी तालीमात और रूहानियत की बुनियाद पर दुनिया में अमन और इंसाफ के क़याम की कोशिश करें। आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर इमाम सैयद बदियुद्दीन सोहरवर्दी, जो इस्लामिक सुप्रीम काउंसिल ऑफ कनाडा के सरपरस्ते आला हैं और एक मारूफ आलिम दीन, मुहक्किक और मजहबी रहनुमा हैं। उनसे मुख्तलिफ मज़ाहिब के दरमियान बाहमी एहतराम और हम आहंगी के मौजू पर बात करेंगे और साथ ही गज़ा के मौजूदा हालात और मुसलमानों के किरदार पर भी तफसील से गुफ्तगू करेंगे। प्रोफेसर साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। आपकी नज़र में मुख्तलिफ मज़ाहिब और अकायद के दरमियान जो बाहमी एहतराम का किरदार है वो क्या है, इसकी अहमियत क्या है, जो हमें माशरती अमन और भाईचारे के हवाले से क्यों समझनी चाहिए? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। थैंक यू वेरी मच फॉर द अपॉर्चुनिटी। देखिए, इस वक्त दुनिया जो है ना एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है और लिटरली इंटरनेट ने और सोशल मीडिया ने सारी दुनिया को एक दूसरे से बिल्कुल इंटरकनेक्टेड कर दिया है। अब चूँकि दुनिया में मुख्तलिफ मज़ाहिब, मुख्तलिफ कल्चर्स, मुख्तलिफ बैकग्राउंड के लोग रहते हैं, तो अब हमारे ऊपर ये हमारा इख्तियार है कि हम उनके साथ एक हम आहंगी की सूरत हाल पैदा करें या कॉन्फ्लिक्टिंग सूरत हाल पैदा करें। तो इस वक्त दुनिया में जो जुल्म सितम और बर्बरियत ख़ास तौर पे मुसलमानों के ख़िलाफ़ मुसल्लत की गई है, उसके लिए ये ज़रूरी है कि मुसलमान दूसरे मज़ाहिब के लोगों के साथ एक ऐसा ताल्लुक़ पैदा करे जिसके नतीजे में हर कम्यूनिटी जो है वो कम से कम एक इंसानी हुकूक के हवाले से मुसलमानों के साथ खड़ी हो। इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा मसलूम लोग जो हैं वो मुसलमान मुल्कों के लोग हैं और हमें ज़रूरत है उन लोगों की जो ईसाई मज़हब के हों, यहूदी मज़हब के हों, दूसरे मज़ाहिब के हों, कम से कम जो लोग इंसाफ के लिए खड़े होते हैं वो हमारे साथ खड़े हों और मुसलमानों के हुकूक की बात करें। तो इसलिए मजहबी आहंगी इस वक्त एक बड़ी क्रिटिकल नीड है जो मुसलमानों के लिए भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी दूसरों के लिए। ठीक है, और मौजूदा आलमी हालात जब हम देखते हैं उसमें आप किस तरह से देख रहे हैं मजहबी हम आहंगी को फ़रोग़ देने के लिए कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी है जो हमें इख्तियार करनी चाहिए? ख़ासतौर पर जब हम देखते हैं बहुत सी हम तक न्यूज़ भी पहुँचती है, मुख्तलिफ़ इलाकों में मजहबी इख्तलाफात हैं, तनाज़ात बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। मतलब मगरिब में हम देखते हैं तो इस्लामोफोबिया वहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। देखिए, इस्लामोफोबिया बहुत ज़्यादा बड़ा है, लेकिन 9/11 2000 के बाद ये एक कुछ सालों तक ये पीक पे चला गया, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह ये कम हो रहा है। ख़त्म तो नहीं हो रहा है और शायद कभी ख़त्म ना हो, लेकिन ये कि कम हो रहा है। अब उसको कम करने की जो कोशिशें हैं वो बड़ी ज़रूरी हैं और वो तमाम मज़ाहिब मिलकर, उनके मानने वाले मिलकर, जो पीस लविंग है, अमन के को चाहने वाले लोग हैं, हम आहंगी पैदा करने वाले लोग हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं। हमारा काम भी अल्हम्दुलिल्लाह कनाडा में इसी नहज के ऊपर है
कि अक्रॉस द कंट्री अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामिक सुप्रीम काउंसिल के प्लेटफॉर्म से हमारी इंटरफेथ डायलॉग्स हैं, इंटरफेथ प्रोग्राम्स हैं, इंटरफेथ एक्सचेंजेस हैं होते हैं, जिसके नतीजे में अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम की बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है और उसके नतीजे में मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो दुश्मनी है वो कम हो जाती है। देखिए, ये याद रखिए कि कभी आप इस दुश्मनी को ख़त्म नहीं कर सकते, ये ख़त्म नहीं होगी, लेकिन इसको कम करना चाहिए, इसको बजाय इसके कि बढ़ाएं। जिस तरह से हमारे मुसलमान मुल्कों में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूसरे मज़ाहिब के लोगों से नफ़रत करते हैं, इसी तरह से दूसरे मज़ाहिब के लोगों में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मुसलमानों से नफ़रत करते हैं। लेकिन इस नफ़रत के नतीजे में जो मेजॉरिटी इंसानों की है, चाहे वो मुसलमान हो या दूसरे मज़ाहिब के मानने वाले हों, वो पीस लविंग है, वो अमन चाहते हैं, वो हम आहंगी चाहते हैं। यकीनन हम अपने दीन को अपने साथ रखें, दूसरे दीन को न छेड़ें। जो कुरान की एक दावत है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, ये सूरत हाल के अंदर जबकि दुनिया में जंगों को मुसल्लत किया जा रहा है, मुसलमानों मुल्कों के ऊपर जारियत की जा रही है, तबाह किया जा रहा है, कम से कम अवाम के लेवल के ऊपर, आम इंसान के लेवल पर इंसानियत के एहतराम के अंदर हम सब इकट्ठे हो सकते हैं और एक दूसरे के लिए हम एक आंगी सूरत हाल के साथ साथ जुल्म के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। ठीक है प्रोफेसर साहब, जिस तरह से जंगों के हवाले से आपने बात की, किस तरह से फिर आप ये समझते हैं कि अपने मजहबी और अखलाकी उसूलों के तहत गजा के अवाम के साथ यकजहती का इजहार हमें करना चाहिए? आपके ख्याल में जो मुख्तलिफ मज़ाहिब के रहनुमा हैं वो इस मामले में क्या किरदार अदा कर सकते हैं? देखिए, बदकिस्मती से गजा में जो इस वक्त कत्लेआम हो रहा है, जेनोसाइड है, और ये तमाम दुनिया के लोग, तमाम दुनिया की हुकूमतें इसको देख रही हैं और ये कितने अफसोस की बात है कि तमाम मुसलमान हुकूमतें एक आध कोई छोड़ के वो इस कत्लेआम को देख रहे हैं और मुसलमान एक जिसे कहते हैं ना बेचारे की कैफियत में एक हेल्पलेस सिचुएशन से दो चार हैं। और उसके मुकाबले में मैं मगरबी दुनिया में रहता हूँ, मगरबी दुनिया में बहुत ज़्यादा लोग वो हैं जो क्रिश्चियन यानी ईसाई मज़हब के मानने वाले हैं, यहूदी मज़हब, इवन यहूदी मज़हब के मानने वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अब गाज़ा के मुसलमानों के लिए, फ़लस्तीनियों के लिए वो हिमायत में न सिर्फ खड़े हो रहे हैं बल्कि बहुत बड़ी लॉबिंग कर रहे हैं। सोशल मीडिया में उनकी कैंपेन है क्योंकि वो देख रहे हैं कि उन्हीं के लोग जुल्म सितम बर्पा किया हुआ है, कत्लेआम किया जा रहा है। 20,000 से ज़्यादा बच्चे शहीद हो चुके हैं, 15,000 से ज़्यादा औरतें शहीद हो गई हैं, 60,000 से ज़्यादा आम शहरी शहीद हो गए हैं, हस्पताल इन्होंने ख़त्म कर दिया, यूनिवर्सिटी तबाह कर दी, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ख़त्म कर दिया। अब ये जो जुल्म सितम है ये हुकूमतें बड़े गौर से देख रही हैं और कुछ नहीं कर रही हैं, लेकिन आम आदमी का दिल बड़ा नरम होता है, आम आदमी सुलह चाहता है, आम आदमी जुल्म सितम को नहीं देखना चाहता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मगरबी दुनिया के अंदर भी जो रैलीज़ निकल रही हैं, जो एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं, उसमें अक्सरियत गैर मुस्लिमों की है और अल्लाह के फजल करम से वो गज़ा के इस जेनोसाइड को, उस जो जुल्म बर्बरियत हो रही है उसको वो ज़्यादा उसको अवेयरनेस उसकी पैदा करते हैं। इंशाअल्लाह मुझे बड़ी अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि दुनिया के अंदर ये जो पिछले 1-1.5 साल से गाज़ा के अंदर तबाही मचाई गई है, यकीनन बड़ी अफसोसनाक है, बड़ी कर्बनाक है, बड़ी यानी दिल इसमें हमारा कुर्ता है। लेकिन प्रोफेसर साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, जिन इस्लामिक कंट्रीज़ का आप भी जिक्र कर रहे हैं, आपने कहा कि सपोर्ट करते हुए नहीं दिखाई दिए गज़ा की सिचुएशन को, पूरी दुनिया उनकी बात सुनती है, फाइनेंशियली बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, पूरी दुनिया में तेल की सप्लाई है, ऐसे तमाम ममालिक इस्लामिक कंट्रीज़, बड़ा अच्छा इत्तेहाद भी है तमाम ममालिक का, फिर भी गज़ा के लिए कुछ नहीं कर पाए। ये स्पेसिफिकली आप इसको किस तरह से देख रहे हैं, इसकी क्या वजह समझते हैं? इसलिए कि ये हुकूमतें जो है ना, देखिए ये हमें को मानना पड़ेगा, ये बड़ी तल्ख हकीकत है, ये मानना पड़ेगा कि मुसलमान मुल्क आज़ाद नहीं है। हम अपने आप को आज़ाद समझते हैं लेकिन हमें तो हर चीज़ के लिए हुक्म जो है वो अमेरिका से, यूके से, यूरोप से, ऑस्ट्रेलिया से लेना पड़ता है। तो हमारी जो आज़ादी है ना, बड़ी फेक आज़ादी है। मैं खाली पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दुनिया के मुसलमानों की अक्सरियत ममालिक की बात कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ आज़ादी नहीं है। तो जब हमारे जो बादशाहत भी है और चाहे वो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ भी हों, चाहे वहाँ पर ऑटोक्रेटिक रूलर्स भी हों, ये सब बेचारे डिक्टेशन लेने वाले लोग हैं और हम ये बिक चुके हैं अमेरिका के हाथों में, यूरोप के हाथों में, गैर मुस्लिमों के हाथों में बिक चुके हैं। तो इनसे तो उम्मीद रखना भी बड़ी ही नाक़िबत अंदेशी की बात है। अब अल्हम्दुलिल्लाह
जो ग्रास रूट लेवल के मुसलमान हों या दूसरे मज़ाहिब के मानने वाले लोग हों, अल्हम्दुलिल्लाह वो जो खड़े होंगे इंशाअल्लाह, तो उसके नतीजे में अल्लाह की ज़ात से बड़ी उम्मीद है कि फ़लस्तीन की आज़ादी इंशाअल्लाह बड़ी करीब है और ये होकर रहेगी इंशाअल्लाह। ठीक है, और आपके ख्याल में आप किस तरह से समझते हैं मजहब और सियासत के दरमियान जो ताल्लुक है उसको किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है? जैसे मुसलमान हुक्मरानों को आलमी सतह पर अपने मजहब की जो रूहानियत है वो किस तरह सियासत के जरिए वो पुरअमन दुनिया के क़याम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, मज़हब और सियासत, हमारे दीन के अंदर तो सियासत मज़हब से अलग नहीं होती है, लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि मज़हब पहले है, उसके अंदर जो सियासत है वो उसके बाद है, सियासत पहले नहीं है। और जब तक हम दीन पर, मज़हब पर, इस्लाम पर, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बातों पर, कुरान करीम के ऊपर सच्चे दिल से अमल नहीं करेंगे, अगर हमने सिर्फ कुरान को और मुसलमान होने को इतना महदूद कर दिया कि हम ईद की नमाज़ पढ़ लेते हैं तो मुसलमान लगते हैं, नाम मोहम्मद, अहमद, अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान रख लिया तो हम मुसलमान होते हैं, तो ये अब ऐसे लोग जो खाली नाम पढ़ें या खाली ईद की नमाज़ पढ़ लें, वो जब इस्लाम के नाम पर सियासत करेंगे तो वो सियासत इस्लामी नहीं होगी, वो अमरीकी सियासत होगी। उनको जब तक हम दिल से मुसलमान नहीं हों और बाअमल मुसलमान नहीं होंगे, हमारी सियासत इस्लामी हो ही नहीं सकती। इस्लामी सियासत के नतीजे में इंसान फिर किसी के हाथों बिकता नहीं है, किसी से डिक्टेशन नहीं लेता, वो रब्बे कायनात पर मुकम्मल भरोसा करता है, अपने नबी की सच्ची इत्तिबा करता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर अमल भी करता है, तो फिर उनका रोब अल्लाह तबारक व तआला काफिरों के दिलों में भी कायम करता है। क्योंकि हमारा रोब ख़त्म नहीं है, बल्कि हम तो रोब के अंदर मौजूद हैं, हमारे ऊपर दूसरों का रोब है। इस रोब को ख़त्म सिर्फ उस सूरत में किया जा सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आलिम दीन प्रोफेसर सैयद बदरुद्दीन सोहरवर्दी साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है, इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, जुम्मा मुबारक, अल्लाह हाफ़िज़।